हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बी नॉलेज से फिर एक बार साथ आपके साथ। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट 5 तक जो है टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं। इसके तथ्य सारे के सारे हम पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर से या इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी का क्वेश्चन बनते हैं हम उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है 23 जुलाई के एग्ज़ाम में। चलो दोस्तों, बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता यानी भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई। 6 अक्टूबर 1860 से, 6 दिसंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से, या 1 जनवरी 1862 से। बताओ दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है 1 जनवरी 1862 से शुरू हुई थी। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता का इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों हम देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है किससे। अपराध की परिभाषा से। बी, संहिता के नाम उसके प्रवर्तन के विस्तार से। सी, संहिता के नाम और उनके क्षेत्राधिकार से, या डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर बी है, संहिता के नाम उसके प्रवर्तन के विस्तार से। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। मेंस रिया से क्या तात्पर्य है। ए, आज से। बी, ज्ञान। सी, हेतु। डी, दुराज से। तो दोस्तों, इसका आंसर डी है, दुराज से। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। मानव, दूसरा आपराधिक मनुष्यति या दुराज से, तीसरा आपराधिक कृत्य, तथा चौथा है ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति पहुँचे कार्य हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है। अगला है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है किस चीज़ का। ए, 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का। बी, 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का। सी, 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, या डी, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। तो दोस्तों, इसका आंसर डी है, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। ठीक है दोस्तों। इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री घोतक है किस चीज़ का। तो स्त्री शब्द किसका घोतक है। विवक्ष स्त्री का, अविवाहित स्त्री का, किसी भी आयु की स्त्री का, या विवाहित स्त्री का। तो दोस्तों, स्त्री शब्द जो घोतक है किसी भी आयु की स्त्री, चाहे वो छोटी बच्ची से लेकर बुढ़ापे तक की लेडीज जो कोई भी हो, वो सब स्त्री घोतक में भारतीय दंड संहिता में स्त्री के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। इसकी व्याख्या हम अब बता चुके हैं ऊपर। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। धारा 16 में, धारा 17 में, धारा 18 में, या धारा 19 में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है धारा सी है। आंसर नंबर सी, धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत का समस्त राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है। अगला दोस्तों है, सामान्य आश्रय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं। धारा 34 में, धारा 149 में, या सी, धारा 297 में, या धारा 316 में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, धारा 34 में दिए गए हैं। सामान्य आश्रय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 149 में सामान्य उद्देश्य, धारा 297 में कब्रिस्तानों आदि में अतिचार, एवं धारा 316 में किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है।
ए मैकनोटन का वाद, बी रेग बनाम गोविंदा, सी बरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर, डी केसी मैथ्यू वाद। तो दोस्तों धारा 34 जो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर। व्याख्या देखते हैं। बरिंदर कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से प्रसिद्ध वाद है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपराध की परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, या ये इन सभी में। तो दोस्तों इसका आंसर बी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। ठीक है। अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में दिया गया है, जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। जबकि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 में अपराध की परिभाषा समाविष्ट तो है, लेकिन इस अध्याय की धारा 6 से 52A के बीच में अनेक शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 44 में अपराध को केवल वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 जो अधिनियम की परिभाषा खंड है में अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? संपूर्ण भारत पर, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी भी भाग पर, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी है, भारत के किसी विशिष्ट स्पेशल भाग पर। ठीक है, धारा 42 लागू होगी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? 2, 5, 4 या 7? तो दोस्तों इसका आंसर बी है, 5। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे इस प्रकार हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो 2 भांति का अर्थात, ठीक है, और आगे बताता हूँ मैं आपको। जो है पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, और चौथा जो है संपत्ति का संपहरण। एक मिनट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चौथा है संपत्ति का संपहरण, पांचवा जुर्माना या अर्थदंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंदर आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो दोस्तों इसका आंसर बी है, धारा 78। ठीक है, इसका आंसर आप देख चुके हो पहले, इसलिए मैंने धारा 78 बता दिया। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंदर मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 ये उपबंधित करती कि कोई बात जो न्यायालय के निर्देश आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए तो अपराध नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा बात उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? बताओ दोस्तों। ए आर बनाम ब्रैडले एंड स्टीफन, बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, सी मैकनोटन का वाद, या आर बनाम गोविंदा। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, मैकनोटन का वाद। वो जानते हैं कि मैकनोटन 1843 का वाद उन्मत्तता यानी इंसैनिटी के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? धारा 84, बी धारा 85, या सी धारा 86, या डी धारा 87। तो दोस्तों इसका आंसर बी है, धारा 85 संबंधित है। क्यों है? भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक मतता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा या बचाव का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में विकट चित्रता के आधार पर बचाव
धारा 86 में ऐच्छिक मतदाता तथा धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने के आशय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? ए षड्यंत्र के द्वारा, बी तैयारी के द्वारा, सी धमकी के द्वारा या डी प्रत्ययन के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर ए है षड्यंत्र के द्वारा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है, उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा दूसरा, और तीसरा जो है सहायता द्वारा। लेकिन षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? धारा 120B में, धारा 124 में, धारा 120A में या धारा 121A में? तो दोस्तों इसका आंसर जो है ए है धारा 120B में। ठीक है, व्याख्या देखते हैं हम इसकी। आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में किया गया है, जबकि धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि को दंडनीय बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। बताइए, युद्ध फैलाने के लिए, दुष्प्रेरण के लिए, राजद्रोह के लिए या इनमें से कोई नहीं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल न्यूज़ वगैरह में भी देखते होंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों इसका आंसर जो है सी है, राजद्रोह हो जाता है ये। ठीक है, अगर आप भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे तो राजद्रोह में ही माना जाएगा, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए सरकार ही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह को परिभाषित करती है, धारा 124A। ठीक है, जिसके अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दुष्दर्शरूपण द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ यह साफ है कि अप्रति पद के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। अंत सबक साफ है कि उपरोक्त दृष्टांत में इस धारा के अंदर नीतीश द्वारा किया कार्य राजद्रोह के अपराध के अधीन आता है तथा नीतीश इसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 6 होते हैं? कितने होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 5 होते हैं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 19वां है हमारे पास। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा? 6 माह के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या केवल जुर्माने द्वारा? तो उसका आंसर बी है, 2 वर्ष के लिए बलवा के दोषी को। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2, 4, 5, 10? कितने होने चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 5 होने चाहिए कम से कम सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए। विधि विरुद्ध जमाव हेतु आवश्यक है कि वे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों। अंत भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्रावधान, उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? धारा 154 में, धारा 153A में या धारा 153 ख में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर सी है, धारा 153 ख में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या हम देखते हैं।
इसकी व्याख्या दोस्तों यह है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख में वर्णित है, जबकि धारा 153 ए में धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बनाए रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य अथवा धारा 154 में उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्व का उल्लेख है जिस पर विधि विरुद्ध जवाब किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 22, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? धारा 159, धारा 160, धारा 161 या धारा 148? कौन सी धारा दंगे से संबंधित है बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, धारा 159। वह क्यों है अभी बताते हैं हम आपको। दंगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 160 में दंगा के लिए दंड धारा 161 में निर्दिष्ट हो चुका है और धारा 148 में घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, कौन सी धारा में आता है? यानी जो भी लोक सेवक होते हैं या IAS IPS PCS अधिकारी, ठीक है, ये सारे लोक सेवक में ही आते हैं। ठीक है, अगर इनके जो कामों में अगर कोई आदमी बाधा डालता है तो कौन सी धारा के अंदर ये बनता है, कौन सी धारा के अंदर ये अपराध है? ए 182 भारतीय दंड संहिता, 184 में, 186 में, 188 में? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, धारा 186 भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, इसको व्याख्या में देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक के कामों के कोई लोक सेवक काम कर रहे हैं, अगर उनके काम में कोई बाधा डालता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से या जिसकी अवधि 3 महीने तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, ये दोनों वसूला जा सकता है। या तो वैसे 500 रुपये दे दी, जुर्माने के तौर पर 500 रुपये दे दिए जाए, या 3 महीने की वो सज़ा काट ले, या फिर दोनों ही उसको दोनों ही सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। 500 रुपये भी दे दे या वो 3 महीने की सज़ा भी काट ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में? मिथ्या साक्ष्य का मतलब है दोस्तों गलत जानकारी दे देना। ठीक है, तो दोस्तों धारा 191 से संबंधित है, इसकी व्याख्या देखते हैं। मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में परिभाषित है, जबकि धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य करना परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बलात्कार संघ की पीड़ित का प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंदर दंडनीय है? बलात्कार संघ का मतलब जानते हो दोस्तों? बलात्कार संघ मतलब बलात्कार हो जाता है किसी महिला के साथ, ठीक है, उससे संबंधित है। तो किसके? धारा 228, धारा 228 ए या धारा 376 ए या धारा 376 बी? तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है बी, धारा 228 ए। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों हम इसकी। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए बलात्कार संघ की पीड़ित व्यक्ति का प्रकट करने को दंडनीय घोषित करती है। ठीक है दोस्तों ये सीरीज मुझे आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लग रही होगी, और इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 2 लेके आऊँगा। फिर जब ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर दोबारा अगले नए टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यूँ ही अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।